में 1999 एक MiG-21 जेट तेजी से हिमालय की पीक्स पर उड़ते हुए दिखता है, जिसे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा फ्लाई कर रहे हैं। वो अपने साथी को ढूंढ रहे होते हैं और तभी रेडियो पर इंफॉर्मेशन मिलती है, There are strangers out there, there are strangers out there। कुछ ही सेकंड्स में एक स्ट्रेंजर मिसाइल जेट पर अटैक करती है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ सीन शिफ्ट होता है। कट टू न्यूज़ रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के आमंत्रण एक्सेप्ट करते हुए हिस्टोरिक लाहौर बस यात्रा का ऐलान किया है। लेकिन क्या ये अमन सच में रह पाएगा? इसी सवाल के साथ ये सीरीज हमें ले चलती है 4 महीने पीछे, इंडियन एयरफोर्स बेस वेस्टर्न कमांड में। यहाँ हर साल की तरह एनुअल गेमिंग एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें सारे स्क्वाड्रन 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, रेड लैंड और ब्लू लैंड। लेकिन इस साल ब्लू लैंड में एक फोटो रिकॉन्सेंस टीम भी होगी, गोल्डन एरोस, जिसके विंग कमांडर टोनी धनुआ है। टोनी को लगता है कि उनकी टीम के यंग और लेस एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स के लिए एक कोच की जरूरत है, जो उन्हें वर्ल्ड रेडी होने से पहले मिग रेडी कर सके। उस टाइम MiG-21 दुनिया की फास्टेस्ट टेक ऑफ और लैंडिंग स्पीड वाला जेट था और इस काम के लिए उन्हें चाहिए होता है वन एंड ओनली स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। नेक काम में देरी कैसी? अजय आहूजा अपनी वाइफ अलका और बेटे के साथ बेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। आहूजा अपनी खटारा स्कूटर लेके एयरफोर्स बेस की तरफ निकलने लगते हैं। तभी अलका रोक कर बोलती है, फ्लाइट कमांडर बन गए हो, कम से कम एक ढंग की बाइक तो ले सकते हो ना। आहूजा स्माइल करके बोलते हैं, मैडम मेरे पास 16 मिग है। सच में फ्लॉन्ट करना हो तो कोई ऐसे करे, वरना ना ही करे। एयरफोर्स स्टेशन पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पास पहुंचती ही टोनी सर अपने सर पकड़ लेते हैं। ऐसे बाबा आदम के जमाने के स्कूटर लेके आएगा तो बॉयज पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? हाँ, आहूजा बोलता है, सब मेरे स्कूटर के पीछे क्यों पड़े हैं? वैसे देखा जाए तो मिग मेरे स्कूटर से ज्यादा पुराना है। टोनी हंसते हुए बोलते हैं, तू और तेरा ट्विस्टेड लॉजिक, वेलकम टू गोल्डन एरोस। अभी यहाँ ईयरली गेमिंग एक्सरसाइज का सेमीफाइनल चल रहा है। गोल्डन एरोस का काम है टारगेट एरियाज के नजदीक जाकर उनकी फोटोज लेना और बॉम्ब स्क्वाड्रन को देना, ताकि उनका निशाना सही लगे। टोनी आते हैं और आहूजा को टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। टीम में मेन कैरेक्टर्स है बॉल्डी, सैंगी, धाली और गूफी। रेड लैंड से सेमीफाइनल में जीतने के लिए ब्लू लैंड को 20 पॉइंट्स चाहिए, जो अब गोल्डन एरोस को लाकर देना है। गूफी और डाली वर्ड एक्सरसाइज पर निकलते हैं। मिशन के बीच वेदर खराब हो जाता है और आसमान में घने बादल छा जाता है। रेडियो पर डाली को मिशन अबॉर्ट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन डाली थोड़ा जिद्दी है। वो गूफी को गेम कंटिन्यू रखने का ऑर्डर देता है और ये लोग फोटोज लेकर गेम जीत भी जाते हैं। लेकिन सेलिब्रेशन के बजाय आहूजा डाली को 1 वीक के लिए सिर्फ ग्राउंड ड्यूटीज की पनिशमेंट देते हैं। वो रिमाइंड कराते हैं कि इतना बड़ा रिस्क हमें सिर्फ रियल वर्ल्ड के लिए बचाना चाहिए, किसी सिमुलेशन गेम के लिए पायलट या जेट को खतरे में डालना बिल्कुल सही नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है पाकिस्तान में। यहाँ जनरल परवेज मुशर्रफ लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया से बात करने आते हैं। मुशर्रफ अपने प्लान बताता है कि शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से हर साल इंडिया और पाकिस्तान की फौज ठंड में हाई पोस्ट से नीचे आ जाते हैं। इस बार हमारे जवान नीचे नहीं आएंगे, बल्कि LOC क्रॉस करके इंडिया की खाली पोस्ट पर कब्जा करेंगे और NH-1 हमारी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होगा। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर टेंशन में बोलते हैं, लेकिन मियाँ साहिब मतलब नवाज शरीफ तो इंडिया से पीस के लिए हाथ मिला रहे हैं, क्या उनको इस बारे में पता है? मुशर्रफ उसे इग्नोर करते हुए बोलता है, आर्मी का मामला है जनरल जिया, इसमें मियाँ साहिब की क्या जरूरत? इधर LOC के खाली इंडियन पोस्ट पर पाकिस्तानी फौज जाकर कब्जा कर लेती है। वहां उन्हें उनके एजम्पशन से कहीं ज्यादा पोस्ट मिलती है, जो किले की तरह NH-1 को गार्ड कर रही होती है। इतनी सारी पोस्ट को होल्ड करने के लिए जनरल मुशर्रफ 2000 सोल्जर्स की छुट्टी कैंसिल करके उन्हें वहां भेजने की तैयारी करते हैं। दोबारा इंडियन एयरफोर्स बेस पर सीन शिफ्ट होता है। सैंगी को मिराज स्क्वाड्रन में प्रमोशन मिल गया है, लेकिन ढाली का मूड अपनी ग्राउंडिंग पनिशमेंट की वजह से खराब है। गूफी बोलता है, चलो सर से जाके बात करते हैं। ढाली बोलता है, फ्लाइट कमांडर है वो, बात करके क्या ही कर लेंगे, जो मर्जी वही करेंगे। गूफी बोलता है, कम से कम परेशान तो कर ही सकते हैं ना। इस बात पर सब एग्री करते हैं और आहूजा के घर पर बाउंसिंग करने निकल पड़ते हैं। बाउंसिंग मतलब अनअनाउंस्ड विजिट होता है। वैसे बीच में वो बॉल्डी को भी ले लेते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड माधवी से फोन पर बात कर रहा होता है। आहूजा के घर पहुंचते ही अलका मैम उनका वेलकम करती है। तुम लोग काफी लेट नहीं हो गए आने में? पिछले स्क्वाड्रन में तो बैचलर्स सेकेंड डे में ही आ गए थे बाउंस करने। इससे पहले कि बॉयज कुछ समझ पाते, अलका उनके हाथ में सब्जी और नाइफ पकड़ा देती है। खाना पकाऊंगी सबके लिए,
तो चलो सब्जी काटो सब। आहूजा पीछे से आकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ये घर अलका मैम का है, उनके हिसाब से ही सब चलता है यहाँ, मैं बस यहाँ रहता हूँ। तो परेशान करने आए बैचलर्स चुपचाप अपनी सब्जी काटने लगते हैं। अलका मैम अकेले किचन में काम करने वालों में से नहीं है, वो आहूजा सर से भी एक स्टेप आगे है। मजाक मस्ती के बीच सबकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है। ग्राउंड पर आहूजा सर बॉस है और घर पर अलका मैम। माहौल सीरियस तब होता है जब सीन शिफ्ट होता है इस्लामाबाद एक टेंस्ड ब्रेकफास्ट टेबल पर। आईएसआई जनरल जियाउद्दीन भट्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को समझा रहे होते हैं कि एलओसी पर पाकिस्तानी ट्रूप्स की मूवमेंट अलार्मिंग महसूस हो रही है। जनरल मुशर्रफ बात को घुमाते हुए बोलते हैं, हमें खबर मिली है कि कुछ मुजाहिदीन वैली में घुस के पीस टॉक डिरेल करना चाहता है। सरहद की सिक्योरिटी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाते हैं और जनरल को प्लान पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाते। इधर बेस पर बॉल्डी की गर्लफ्रेंड माधवी अनअनाउंस्ड आ जाती है। टोनी सर को इसके बाद भी नहीं पता होता, ना ही बाकी किसी को। और बेस पर गेस्ट रूम वैकेंट ना होने की वजह से आहूजा सर माधवी को अपने घर पर ही रोक लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ब्रीफिंग स्टार्ट होती है। आहूजा सबको एक डिफिकल्ट टैक्टिकल फॉर्मेशन समझाता है। 6 मिग जेट्स को इतने पास फ्लाई करना होगा कि दुश्मन के रडार पर 6 अलग डॉट्स की वजह सिर्फ एक बड़ा डॉट दिखाई दे, जैसे कोई पैसेंजर प्लेन हो। और लास्ट मोमेंट पर सब बिखर कर फोटोज लेंगे और वापस आ जाएंगे। आहूजा ऑर्डर देते हैं, ढाली इस बार तुम गूफी के साथ नहीं बल्कि बॉल्डी के साथ फ्लाई करोगे। गूफी और ढाली एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है और वॉर में कंफर्ट जोन नहीं चलता, इसलिए आहूजा ये चेंज करता है। लेकिन एक्सरसाइज के वक्त बॉल्डी ढाली के स्पीड मैच नहीं कर पाता और ये फॉर्मेशन ड्रिल पूरी तरह फेल हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है स्कार्दू पाकिस्तान आर्मी बेस पर। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर वहां आकर देखते हैं कि 2000 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं। उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि वो सिर्फ पाश्तो लैंग्वेज में ही बात करेंगे ताकि पकड़े जाने पर पाकिस्तान आर्मी इजीली डिनाई कर सके और उन्हें लोकल मिलिटेंट्स बता सके। ये सब देखकर लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर मुशर्रफ से बोलता है, आपने सिर्फ 8 पोस्ट और 100 सोल्जर्स की बात की थी, लेकिन स्कार्दू में जो चल रहा है वो तो पूरी जंग की तैयारी लग रही है। मुशर्रफ बोलता है, हमें जितने ज्यादा इंडियन कैंप्स मिलेंगे इंडिया पर उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। लेफ्टिनेंट जनरल पूछता है, लेकिन अगर उन्होंने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिए तो? जनरल मुशर्रफ ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, जिया साहिब, हमने जर्मन और रशियन एक्सपर्ट से डबल चेक किए हैं, उस हाइट पर दुनिया की कोई भी एयरफोर्स ऑपरेशन रन नहीं कर सकती। अब इन्हें कौन समझाए कि जिस देश ने अपने पहले रॉकेट साइकिल और कोकोनट ट्री के मदद से लॉन्च किए हो, उन्हें हाइट से डर नहीं लगता। इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ खत्म होता है। एपिसोड 2 शुरू होती है वाजपेयी जी की लाहौर बस यात्रा से। वहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वागत करते हैं। लेकिन वहाँ उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान के तीनों आर्मी चीफ वहाँ मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इधर इसके तुरंत बाद नवाज शरीफ तीनों चीफ को बुला के बोलते हैं, अगर आपको इस पीस टॉक से कोई ऐतराज था तो मुझसे कहा क्यों नहीं। जनरल मुशर्रफ इस बार बोलते हैं, हमें अभी भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, मुझे तो बस कश्मीर की फिक्र है। नवाज शरीफ बोलते हैं, तो क्या हमें नहीं है? किस लिए कर रहे हैं ये पीस टॉक वाजपेयी जी के साथ? जनरल इस पर बोलते हैं, साहब वाजपेयी जी शायर इंसान है, शायरी से ये मसला हल नहीं हो सकता, यकीन मानिए साहब, इंडिया प्रेशर की जुबान ही समझेगा। इस पर नवाज शरीफ बोलते हैं, हमने आपको बिना आपके टर्न के भी जनरल बना तो दिए, लेकिन लगता है आपको डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है। आज शाम गवर्नर हाउस में आप तीनों मौजूद रहेंगे और वाजपेयी साहब को स्ट्रेट सैल्यूट करेंगे। ये बोल के नवाज शरीफ वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम गवर्नर हाउस पे। वहां बाकी 2 चीफ्स वाजपेयी जी को सैल्यूट करते हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ सिर्फ हाथ ही मिलाते हैं वाजपेयी जी से। इसी टेंस माहौल के साथ सीन आता है इंडियन एयरफोर्स बेस में। यहाँ माधवी और बोल्डी को दिखाया जाता है। माधवी यहाँ बोल्डी को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसके पापा उसकी शादी के लिए रोज रोज उस पर दबाव डाल रहे थे, इस वजह से वो यहाँ आ गई। बोल्डी के साथ यहाँ कहासुनी हो जाती है माधवी की और इसका असर सीधा बोल्डी के परफॉर्मेंस में पड़ता है। नेक्स्ट डे वो बाकी फ्लाइट ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से पूरी टीम सफर कर रही होती है। सेंगी बोल्डी की हालत समझता है और बीच में ही प्रैक्टिस रोक देता है और बोलता है, हालत देख कितना पसीना आ रहा है इसको। लेकिन ढाली इस बात पर गुस्से में बोलता है, तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, अब बोल्डी की वजह से इन लोगों में
थोड़ा कहासुनी हो जाती है। बॉल्डी बोलते हैं बस करो यार, हाई ऑल्टीट्यूड में स्पीड का प्रॉब्लम होता है मुझे, ऊपर से माधवी भी आई हुई है और प्लीज मेरे प्रॉब्लम्स मुझे खुद सॉल्व करने दो। इधर माधवी अलका को बॉल्डी और उसके रिलेशन के बारे में बोलती है। हम लोग कंप्यूटर क्लास साथ जाते थे, ट्यूशन साथ जाते थे, एक ही सोसाइटी में रहते थे, हमेशा साथ ही रहे हैं और अब यहाँ भी आ गई हूँ मैं, अब पता नहीं आगे क्या। फिर अलका माधवी के बीच में बोलती है झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? माधवी कुछ नहीं बोलती। फिर अलका बोलती है कल सॉटी है ना बॉल्डी की? माधवी बोलती है पता नहीं। फिर अलका बोलती है हम एयरफोर्स वाइफ्स की एक अनसेट रूल होती है, सॉटी से पहले हस्बैंड से नहीं लड़ते। माधवी बोलती है क्यों? अलका कंटिन्यू करती है तुम्हें पता है एक मिग 21 900 से 1000 की स्पीड में उड़ता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा, और उसके कॉकपिट पे 200 से भी ज़्यादा कंट्रोल्स रहता है। तो सारे कंट्रोल्स के कॉम्बिनेशन को सोच समझ के उनको स्प्लिट सेकंड पे डिसीजन लेना होता है। उस वक्त दिमाग में कोई भी और सोच, मतलब ये सब लड़ाई वगैरह नहीं रह सकता है ना, इसलिए अनसेट रूल, सॉटी से पहले कोई लड़ाई नहीं। माधवी बोलती मतलब मेरी फीलिंग्स अब बॉल्डी के सॉटी शेड्यूल के अराउंड रिवॉल्व करेगी। अलका बोलती है सबका अपना अपना तरीका होता है कोप अप करने का, जैसे मैं इस डायरी में सब लिख रखती हूँ। जिस दिन अजय की सॉटी नहीं रहती है सारे मुद्दों पर एक साथ लड़ लेती हूँ, मैं 2-4 एक्स्ट्रा ही जोड़ के रखती हूँ यहाँ पे। तो लाजवाब है ये आर्मी वाइब्स भी, हर एक सोल्जर्स की बैकबोन यही वाइब्स होती है सच में। बॉल्डी अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है अपना ड्रीम और अपनों के भी। तो बॉल्डी नेक्स्ट डे टोनी को जाके बोलता है कि वो नहीं रहना चाहते इस टीम में, उसकी वजह से टीम इफेक्ट हो रही है। वो बोलता है मैं जब फ्लाई करता हूँ मैं माधवी के बारे में सोचता हूँ, और जब माधवी के साथ होता हूँ तो फ्लाई के बारे में सोचता हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है और मुझे आप ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन में भेज दो ताकि थोड़ा कम प्रेशर हो। लेकिन आहूजा और टोनी उसे वहां से भेज देते हैं कुछ भी एक्सेप्ट किए बिना ही। सीन शिफ्ट होता है रावलपिंडी पैलेस लाहौर पे। यहाँ इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जसवंत सिंह नवाज शरीफ को पहले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस सक्सेसफुल बस यात्रा के बारे में। फिर बातों बातों में नवाज शरीफ कश्मीर के मुद्दे पे आते हैं। फिर पाकिस्तानी डिप्लोमेट आते हैं चिनाब रिवर पे। वो बोलते हैं चिनाब रिवर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मजहबी लोगों को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है, तो हमें लगता है ये सबसे उम्दा रेजोल्यूशन होगा। जसवंत जी बोलते हैं बड़े मुद्दों पे आने से पहले हमें छोटे मुद्दे सुलझा लेना चाहिए। वाजपेयी जी दिल से चाहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करना, तो वो 100 करोड़ रुपए और 40 लाख टन गेहूं लोन पर देना चाहता है पाकिस्तान को। इस पर नवाज शरीफ जी कहते हैं गेहूं? अगर हिंदुस्तान कश्मीर मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता तो साफ साफ कहे। जसवंत जी कहते हैं इस पर वाजपेयी जी इस विषय पे बहुत बार अपना व्यू बता चुके हैं। जब तक एलओसी पर आतंकवादी गतिविधि जारी है कश्मीर पर कोई व्यवहारिक बातचीत नहीं हो सकती। यहाँ पे हिंदुस्तान क्लियर करता है कि हिंदुस्तान कश्मीर मुद्दे पे अभी कुछ डिस्कशन नहीं चाहता। और इस पर नवाज शरीफ कहते हैं हमने इतनी शिद्दत से आपको यहाँ बुलाए, आपकी मेहमान नवाजी की, और आप हमें गेहूं उधार देना चाहते हैं। इस सब के बाद नवाज शरीफ के पिताजी उन्हें समझाते हैं कि उन्होंने इसलिए नवाज को कुर्सी पे बिठाए थे ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, और उसके लिए उन्हें हिंदुस्तान से रिलेशन अच्छा करना ही होगा। तो वो नेक्स्ट डे लाहौर एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं इतने सब के बाद भी, जिसमें परमाणु संयम रखना और लाइन ऑफ कंट्रोल रूल्स का रेस्पेक्ट करना जैसे पीसफुल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है गोल्डन एरोस टीम पे, जहां टीम से बॉल्डी मिसिंग है। वो कहाँ है नहीं पता किसी को। ये बात आहूजा सर के पास पहुंचती है तो आहूजा सर ऑर्डर दे बॉल्डी को लेके बाइक्स के साथ ग्राउंड पहुंचने के लिए। अब सब ग्राउंड पे चले आते हैं। वहाँ आहूजा सर सबको एक रस्सी देके बोलते हैं सारे बाइक्स फॉर्मेशन करेंगे, ढाली संगी आगे, टीके गुफी फ्लैंक पीछे, सेंटर में बॉल्डी। रस्सी को बांध लो, हमें 6 के फॉर्मेशन में यहाँ से टर्न लेना है और रस्सी टूटनी नहीं चाहिए। हमेशा की तरह बॉल्डी फिर से डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। इस बार ढाली गुस्से की वजह कामली बॉल्डी से 10 मिनट का टाइम मांगता है। बस 10 मिनट टीम को दे दे, हमें पता है तू कितनी परेशानी में है, लेकिन इस बाइक को नहीं पता, हमें तेरी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। इसके बाद ये लोग ग्राउंड का चक्कर बिना रस्सी टूटे ले लेते हैं। और तो और नेक्स्ट राउंड पे जब स्पीडोमीटर को ढक के सबको अपना स्पीड सेम रखना था, इस बात पे भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बॉल्डी ही दिखाता है और टीम सक्सेसफुली ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। आहूजा को अब टीम पे भरोसा आता है और बोलते हैं कल टोनी सर और मैं भी तुम लोगों के साथ फ्लाई करेंगे, मेक अस प्राउड इन एयर बॉयज। अब हमें ले जाया जाता है कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में। वहाँ नवाज शरीफ गए हुए होते हैं मुशर्रफ के रिक्वेस्ट पे। यहाँ मुशर्रफ इन्हें अपना प्लान बताते हैं और थोड़ा सा बटरिंग के बाद अब
अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं और उनसे रॉकेट लॉन्चर और स्ट्रेंजर मिसाइल की परमिशन भी ले लेते हैं। सीन आता है नेक्स्ट डे चोटी पे। वहाँ अब बॉल्डी डरता नहीं है, कामली फ्लाइंग के टाइम पे फ्लाइंग पे ही दिमाग रखता है और पूरा प्रेशर कामली हैंडल कर लेता है। अब बॉल्डी स्पीड से नहीं डरता और तो और बॉल्डी का परफॉर्मेंस सबसे खतरनाक रहता है और इसी के साथ टीम ब्लू लैंड इस कंपटीशन पे जीत भी जाता है। सच में हमें शायद कभी सिर्फ ऐसे किसी की ज़रूरत होती है जो हमें अपना वजूद, अपना पावर याद दिला दे बस। बाकी पावरफुल तो सभी होते हैं, बस भूल जाते हैं कभी कभी। अब फ्लाइंग पे जीतने के बाद बॉल्डी जाता है ग्राउंड पे जीतने के लिए। मतलब बॉल्डी अपना डर को हरा के आखिरकार माधवी को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है, जो रात की ब्लू टीम की सक्सेस पार्टी को और भी सक्सेसफुल बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ और भी तूफान का सन्नाटा छा रहा था। कश्मीर में एक के बाद एक इंडियन पेट्रोलिंग आर्मी ट्रूप्स मिसिंग हो रहे थे। बात पहुंचती है इंडियन आर्मी बेस पे। यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र जोशी अपने सोल्जर्स के साथ डिस्कशन पे होते हैं। एक ऑफिसर बोलते हैं यहाँ एक भी मसला नहीं लग रहा, फायरिंग डायरेक्शन जज करके एस्टिमेट करे तो ऊपर शायद 100 से भी ज्यादा इंट्रूडर्स है और वो लोग ऊपर बैठे आराम से हम पे नजर रख सकते हैं। वो कम से कम 8-10 पिक्स पे बैठे हुए हैं। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल जोशी बोलते हैं अगर उन्होंने और पॉइंट्स पे कैप्चर कर लिए तो पूरा कारगिल चोक हो सकता है। या कर्नल सरताज सिंह बोलते हैं पाकिस्तान क्या बोल रहा है। जनरल इस पर बोलते हैं उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता, वो बोल रहे हैं मुजाहिदीन की काम है। सरताज बोलता है मुजाहिदीन क्यों करेंगे ऐसा, क्या आपको लगता है पाकिस्तान हमसे झूठ बोल रहा है। जनरल बोलता है वो पीस टॉक के दौरान ऐसा क्यों करेंगे, मुझे नहीं लगता वो ऐसा हरकत करेंगे अभी। सरताज सजेस्ट करते हैं एयरफोर्स का। बिना वक्त गवाए 14 मई 1999 को लेफ्टिनेंट जनरल जोशी पहुंचते हैं इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर के लिए। वहाँ एयरफोर्स चीफ से लेफ्टिनेंट जनरल जोशी बोलते हैं हमें बस हेलीकॉप्टर और पायलट्स प्रोवाइड कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन एयर चीफ मार्शल राघवन देशमुख को नहीं लगता कि ये नॉर्मल गतिविधि है, तो वो बोलते हैं अब टाइम आ गया है गोल्डन एरोज को बुलाने का। और ये खबर बिना टाइम गवाए पहुंच जाती है फ्लाइट कमांडर अजय आहूजा के पास। यही ये एपिसोड खत्म होती है। एपिसोड 3 शुरू होता है एक डोरबेल से। बॉल्डी की क्वार्टर पे सुबह सुबह ढाली और गुफी बेल रिंग करते हैं। माधवी गेट खोलती है और बोलती है आज तो संडे है। इतने में बॉल्डी आकर पूछता है क्या हुआ। ढाली बोलता है श्रीनगर जाना है, पैकिंग कर ले। ये न्यूली एंगेज्ड कपल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सीन यही कट होता है। यहाँ न्यूज़ पे बताया जाता है कल रात इंडियन आर्मी के कारगिल सेक्टर पे भारी बमबारी हुआ है घुसपैठियों के द्वारा और आज कारगिल के मैजिस्ट्रेट हाउस को भी टारगेट किया गया है। टॉलिंग कॉम्प्लेक्स कारगिल के जटिल पहाड़ों की वो पीक्स जहाँ से श्रीनगर हाईवे सबसे करीब से गुजरती है, वहाँ लगातार फायरिंग हो रही है जिसकी वजह से आर्मी को सप्लाईज की कमी हो रही है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि ये सारे अटैक्स एलओसी के उस पार इंडियन साइड में किए जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल रूल्स के खिलाफ है। तो अब मुशर्रफ प्राइम मिनिस्टर के साथ एक ब्रीफिंग अरेंज करने के लिए बोल देते हैं और वो बोलता है अब वजीर आजम को अपना किरदार अदा करने का वक्त आ गया है। यहाँ सीन फिर से इंडिया पे शिफ्ट होती है। गोल्डन एरोज के टीम लीड टोनी सर को उनकी वाइफ खुद जीप पे छोड़ने आती है श्रीनगर के लिए और बोलती है सरदार तुझे याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी मैं देर से उठती थी और तू मुझे जल्दी उठाने के लिए अपने मिग को घर के ऊपर से उड़ाता था ताकि मैं उठ जाऊँ जल्दी। अगर तू चाहता है कि मुझे फिर से देर से उठने की आदत ना हो तो आ जाना मुझे उठाने के लिए। उधर अलका अजय के स्वेटर का नाप ले रही होती है जैसे सब कुछ बहुत नॉर्मल हो। अजय बोलता है ये सब जरूरी है क्या अभी करना। अलका बोलती है कब करेंगे, बर्थडे है तुम्हारा। अजय बोलता है छोटा सा मिशन है, बर्थडे से पहले आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। अलका बोलती है मैं चिंता नहीं कर रही हूँ। अपने अंदर सारा दर्द छुपाकर अजय को विदा करती है अलका। सीन बहुत हेवी होता है। हमें समझ आता है ये वाइफ्स भी अपने अंदर ही अंदर सुनामी से लड़ रही होती है जिसका एक भनक भी किसी को दिखाई देना अलाउड नहीं है। सारे जेट्स उड़ान भरते हैं श्रीनगर की तरफ। माहौल बहुत टेंस है, मानो कोई तूफान आने वाला है जो अभी आया नहीं। 17 मई 1999 नवाज शरीफ जाता है आर्मी चीफ से मिलने, उनके ही इनविटेशन पे। वहाँ नवाज शरीफ को इस जंग के बारे में पता चलता है जब ऑलरेडी करगिल वॉर को 14 डेज हो चुका है। सीन आता है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर के बेस ऑफ रूम पे। यहाँ एयरफोर्स की मीटिंग चल रही है। कर्नल यहाँ बताते हैं कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर्स में हमारे आर्मी बुरी तरह अटैक हो रहे हैं। श्रीनगर से कनेक्ट करने वाली NH1 को भी कम्प्लीटली कट ऑफ कर चुके हैं
और सो आर्मी सप्लाईज आर ह्यूजली गेटिंग अफेक्टेड। तो बॉम्बिंग स्क्वाड्रन स्टैंड बाय पे रहेंगे जब तक गोल्डन एरो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं लाते, दैट हु आर वी फाइटिंग। सीन फिर से आता है नवाज शरीफ की आर्मी मीटिंग पे, जहाँ आईएसआई चीफ आर्मी चीफ को कहते हैं तो फिर आप साफ साफ ये कहिए ना, ये मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। मुशर्रफ इस पर बोलता है लेकिन बाकी दुनिया को यही पता है कि ये मुजाहिदीन कर रहे हैं, सबको पास्टो में ट्रेन किए हैं। डिप्लोमेट बोलता है पास्टो में, इससे क्या होता है, अगर पकड़े गए तो? इसमें ऑफिसर बोलता है पकड़ा तो तब जाएंगे जब उस हाइट पे इंडियन आर्मी हम तक पहुंच पाएगी, जैसे सियाचिन में हम उन तक नहीं पहुंच पाए थे। बीच में नवाज शरीफ गुस्से में उठ जाते हैं मीटिंग से और बोलते हैं मेरे जानकारी के बिना ये सब जो शुरू किए हैं आपने वो आपको ही खत्म करना होगा। मुशर्रफ बोलता है मियाँ साहब, गांधी, पटेल, नेहरू, माउंटबेटन, इनमें से कोई भी पाकिस्तान को बनने नहीं देना चाहता था, लेकिन हमारे कायदे आजम अड़े रहे। अगर आज हम पाकिस्तान हैं तो वो ओनली बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। हमने इंडिया से कश्मीर के बहुत बड़े हिस्सा ले लिए हैं। अगर इस बार अड़े रहे तो कायदे आजम की तरह आप इस दुनिया का नक्शा बदलेंगे। लेकिन नवाज शरीफ इस पर बोलते हैं जनरल साहब, हम यहाँ मिलिट्री ब्रीफिंग के लिए आए हैं, कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल मामला डिस्कस करने नहीं। आप शायद भूल गए हैं कि आप इस मुल्क के आर्मी चीफ है, वजीर आलम नहीं, आइंदा याद रखिए। लेकिन घर जाते ही नवाज शरीफ के अब्बू उनको हिदायत देते हैं जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट करने के लिए, ताकि अगर मुशर्रफ ये जंग जीतता है तो उसमें नाम नवाज शरीफ का ही हो। तो फिर से शाम को कैबिनेट बुलाया जाता है और आर्मी को फ्री हैंड कर दिया जाता है एक तरीके से। सीन शिफ्ट होता है गोल्डन एरोज पे। आहूजा सर यहाँ बॉयज को डिटेलिंग दे रहे हैं। आज तक हमने 1000 to 2000 फीट एज अ लो एल्टीट्यूड फोटो रिकॉन्सियंस स्क्वाड्रन, हम इन्हीं हाइट पे फोटो खींचने की ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। लेकिन अब दुश्मन है 18,000 फीट पर, टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड, विंड स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमें 20,000 फीट पे जाना है फोटो खींचने के लिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं मिग इस हाइट के लिए नहीं बना है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे दुश्मन को भी पता है। हम वैली के अंदर से फ्लाई करते हुए जाएंगे और टारगेट सेक्टर तक पहुंचेंगे। बिना वार्निंग के क्लाइंब करते हुए एनिमी के ऊपर से फ्लाई करते हुए निकल जाएंगे। टोनी सर बोलते हैं दोनों तरफ पहाड़, हल्का सा स्लिप, सीधा क्रैश। पहली सॉटी में मैं और आहूजा फ्लाई करेंगे। क्या एक सॉटी काफी होगी? क्या हम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे? ये मुझे भी नहीं पता। आहूजा बोलते हैं बस ये पता है कि इंडियन एयरफोर्स की फोटो रेकी स्क्वाड्रन में इतना क्रिटिकल मिशन कभी नहीं रहा है। हम लोग कुछ ही सिलेक्टेड है जिनको ये मौका मिला है अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का। तो गोल्डन एरोस, क्या हम तैयार हैं? यस सर की गुहार से ये सीन यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट डे 18 ऑफ कारगिल वॉर। टोनी और आहूजा जा रहे होते हैं सॉटी के लिए। टोनी आहूजा से उसका बर्थडे का प्लान का पूछता है। उस पर आहूजा बोलता है साल में 100 बर्थडे तो हो ही जाता है, ऐसे में एक बर्थडे क्यों मनाए? हर एक सक्सेसफुल लैंडिंग बर्थडे ही तो होता है सर। टोनी इस पर बोलता है तू और तेरा ट्विस्टेड लॉजिक। आहूजा बोलता है ये दुनिया ट्विस्टेड लॉजिक पे ही चलता है सर, नहीं तो इस बंजर पहाड़ों के लिए कौन लड़ता। वैसे बात बहुत गहरी है। ये दोनों सॉटी के लिए चले जाते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड, हाई विंड स्पीड, वैलीज के नैरो वे, ये सब को झेलने के बाद आखिर तक ये लोग बर्फीले पहाड़ों के पीक्स में इंडियन पोस्ट के पिक्स लेके आ जाते हैं। यहाँ आके जब उन पिक्स को मैग्नीफाई करके देखा जाता है तो आहूजा को दिखता है पहाड़ों की बर्फ पे बूट्स के निशान। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि ये बूट्स एक सीधी लाइन पे चल रहे थे। मुजाहिदीन तो लाइन से नहीं चलते, ऐसे चलना आर्मीज का ही होता है। और इन्हें समझने में देर नहीं होती कि ये सब के पीछे मुजाहिदीनों की नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। ये सारी बातें इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है तो प्राइम मिनिस्टर इस पर बोलते हैं पाकिस्तान ने हमारे साथ विश्वासघात किए हैं और हम इसका जवाब देंगे। मैं इंडियन एयरफोर्स को बॉम्बिंग करने का इजाज़त दे रहा हूँ, मगर एक शर्त पे, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करना होगा, क्योंकि वो चाहते हैं हम बॉर्डर क्रॉस करें ताकि वो दुनिया को बता सके कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, देखो इंडिया ही बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। फिर जोशी जी बोलते हैं और फिर न्यूक्लियर एस्केलेशन का डर से सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे सीज फायर का प्रेशर बनाएगी और जो जहां है वही उसका लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाएगा नया। फिर वाजपेयी जी कंटिन्यू करते हैं और उनकी ये चाल इस युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये कैसे करना है वो तो एयरफोर्स चीफ को भी नहीं पता है। इतने नैरो टारगेट्स बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। इस सफ़ेद सागर में हमारी आर्मी टारगेट ढूंढेंगे कैसे सर? ऑफिसर पूछते हैं।
चीफ बोलते हैं, पता नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, अगर हमें कुछ नहीं किया तो इस बर्फ में सिर्फ हमारे ग्राउंड सोल्जर की लाशें दिखेंगी, लाशें। इस ऑपरेशन को एक नाम मिलता है अभी, ऑपरेशन सफेद सागर। नेक्स्ट डे डिप्लोमेटिक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वर्ड के बारे में डिस्कशन के बाद अनाउंस होता है, ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट्स टुमारो एट 0700 आवर्स। अब कोई मुजाहिदीन का मुखौटा नहीं, डायरेक्ट पाकिस्तान और इंडिया वॉर के बारे में खुलेआम न्यूज़ में चर्चा शुरू होती है। इतना होने के बाद भी नवाज शरीफ का कॉल आता है प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के पास। वो कहते हैं ये सब पाकिस्तान आर्मी का काम नहीं है, ये मुजाहिदीन का काम है, और आप तो जानते हैं मुजाहिदीन के ऊपर हमारी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है। वाजपेयी जी यहाँ बोलते हैं, हुकूमत इख्तियार का ही तो नाम है, जिस हुकूमत के पास इख्तियार ही ना हो वो हुकूमत कहाँ रही। आपके और हमारे कोशिशों से इन दोनों देशों की आवामों को उम्मीद जागी थी, लेकिन याद रखना अब ये दो देश इस धोखे से कभी उभर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट डे 0700 आवर्स पे इंडियन एयरफोर्स के गोल्डन एरोस अपने MiG-21 के साथ रेडी है। वो उड़ान भरते हैं। सिचुएशन डू और डाई की है। बर्फीले पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं टीम एरोस। आसमान में मिक्स को देखते ही पाकिस्तानी आर्मी खुद चुप जाते हैं, बाकी स्टिंजर मिसाइल्स निकालते हैं। फर्स्ट स्टिंजर मिसाइल बिना टारगेट लॉक किए ही थ्रो किया जाता है, तो मिसाइल मिस हो जाता है। लेकिन स्टिंजर को अवॉइड करने के लिए जब 25,000 फीट पे जाता है निशी, उसका इंजन फ्लेम आउट हो जाता है और उसको तुरंत इजेक्ट करना पड़ता है। तो रेडियो पे मिशन अबॉर्ट करने का ऑर्डर आता है, लेकिन आहूजा अकेले जाता है निशी को ढूंढने। इनके पास सिर्फ फोटो मशीन्स ही है, कोई बॉम्बिंग सिस्टम या डिफेंसिव सिस्टम नहीं होता है इस जेट्स पे, तो ये हाईली रिस्की होता है। और तभी एक दूसरा स्टिंजर फायर कर देती है पाकिस्तानी आर्मी और ये निशाने पे लगता है। आहूजा को भी इजेक्ट करना पड़ता है, ही इज लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन। और इसी टेंस्ड माहौल के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। ये तो ऑपरेशन सफेद सागर का फर्स्ट 3 एपिसोड्स था। नेक्स्ट एपिसोड्स इससे कई ज्यादा रोमांचक होने वाला है, तो इस रोमांचक सफर को जारी रखने के लिए ट्यूबहुड विद प्रियंका को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और क्या आपको आहूजा का यहाँ रुक जाना सही डिसीजन लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के सारे एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।